टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। प्रज्ञा को मिलने पहुंची तो जो मैंने सुना था ना, और आप यकीन करिए दुनिया को स्त्री शरीर में जितने कष्ट पहुंचाए जा सकते हैं उसको वो सारे कष्ट दिए गए थे जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। और मैंने उसको देखा, बाप रे, मैं तो इस बारे में बोल ही नहीं सकती हूँ। मैं जो रोई हूँ उस समय उसको देख करके, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। ऐसी कितने टॉर्चर हुए हैं जो बोल नहीं सकती ना। देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे एक हिंदू था, क्या कहेंगे आप? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती क्योंकि नाथूराम गोडसे ने जो पाप किया है वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं होता। क्या उमा भारती जी आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी जी के योगदान को मानती हैं, या उमा भारती जी को लगता है कि महात्मा गांधी जिम्मेदार थे देश के बंटवारे के लिए? अरे कैसी बात करते हो बाबा, गांधी जी के बारे में मैं ये राय बना करके कुछ दे सकूं, मेरी औकात है क्या ये? और काश कि गांधी जी को 20 साल और मिल गए होते तो आज अमेरिका हम पे टैरिफ नहीं लगा रहा होता, अमेरिका हमारे सामने भीख का कटोरा मांग करके खड़ा होता। आप नेहरू को जिम्मेदार मानती हैं भारत के बंटवारे के लिए? पहला सवाल, सच्चा संत कौन है? आसाराम, राम रहीम या रामपाल? बेहतर विचारक कौन? अनिरुद्धाचार्य या प्रेमानंद जी? ये दोनों कंट्रोवर्शियल में है, कंट्रोवर्सी में है, अभी मैं पूछूंगा इनके बारे में भी आपसे। बेहतर प्रधानमंत्री कौन? नेहरू जी या मोदी जी? आज कांग्रेस की हालत है, आप यकीन करिए मैं राहुल, प्रियंका और सोनिया जी के बारे में नहीं बोल सकूंगी। कांग्रेस के जो नेता कांग्रेस में हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हम उनको ले नहीं रहे हैं बीजेपी में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास और एक सुपर शो में। राजनीति के योद्धाओं का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, टीकमगढ़ की उस लड़की का किस्सा सुनहरे अक्षरों में नजर आएगा। वो लड़की कभी गांव में भागवत कथा सुनाती थी, उसके तेवर और वाणी महारानी को बहुत भाती थी। फिर क्या था, वो आध्यात्म से राजनीति की राह में मुड़ गई। 80 के दशक में राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गई। राम भक्तों में अलख उसी ने जगाई थी। मंदिर वहीं बनेगा ये सौगंध राम की खाई थी। उसकी एक आवाज पर न जाने कितने भक्त मर मिटे थे। एक दौर था जब उसके भाषणों के ऑडियो कैसेट तक बिके थे, जिसकी शक्ति ने दिग्गी राजा का सिंहासन हिला दिया। मध्य प्रदेश में एक दशक के बाद कमल खिला दिया। एक ऐसी नेता जो अपनी बात पर अड़ गई तो अड़ गई, आंच उसूलों पर आई तो अक्सर अपनी ही पार्टी से लड़ गई। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता, बेहतरीन वक्ता, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, देश की पूर्व कैबिनेट मंत्री उमा भारती जी का स्वागत है। दीदी आइए, उमा जी आइए, स्वागत है, आइए। जोरदार तालियां, रुकनी नहीं चाहिए, आइए। उमा भारती जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते रहिए आप। दीदी आज हमारे साथ आई हैं हमारे खास शो में एंड 5 में। हमारे यहाँ पर एडिटर्स हैं, आप सबको जानती हैं। जयशंकर जी हैं, अशोक जी हैं, शंभुनाथ जी हैं, अभिज्ञान जी हैं, राम कृपाल जी हैं। दीदी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं, आपके आने से पहले मैं इन बच्चों से कह रहा था कि आज वाली सादगी देखकर उमा जी का तेवर का जो अंदाजा है वो मत लगा लेना। अपने जमाने की ये एंग्री यंग वुमन रही हैं दीदी, वो इमेज भी थी एक। मतलब आपका प्रोग्राम शुरू हो गया? जी जी जी। ओह अच्छा तो मैं इसका जवाब दूं आप चाहे? जी बिल्कुल। एंग्री यंग वुमन रही नहीं, मैं तो हूं अभी भी एंग्री यंग वुमन। ये अच्छी बात यह है ना कि बहुत सारी लड़कियां यहाँ बैठी हैं। ये बड़ी खराब बात है कि आप 60-65 साल के नेता को तो युवा कहेंगे, तो मैं कहाँ से यंग नहीं रह गई हूँ, मैं भी यंग हूँ। बताओ, ये बड़ी खराब बात है कि महिलाओं को ये बस 50 पार हुई और वो एंग्री ओल्ड वुमेन में कन्वर्ट हो गई। नहीं साहब, अपन 85 साल में भी एंग्री यंग वुमेन ही रहेंगे, हम बताएं। अच्छा, मैं इन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ
कि आप अपनी ही पार्टी के नेताओं को नहीं छोड़ती थी, तो फिर विरोधियों का क्या हाल होता होगा, ये अंदाजा लगाना भी जरा मुश्किल नहीं होगा? नहीं, इतना क्या था, सच्ची बताएं आपको, क्योंकि ये बच्चे सामने जो बैठे हैं ये बिल्कुल मेरी आत्मा का अंश जैसे, ये बिल्कुल समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी का विरोध करती थी। मैं जो उचित होता था उस पर टिक जाती थी कि यही सही है। अब आप उसको समझ लो कि जो उसके बारे में सोच रहा है कि मैं सही नहीं कह रही हूँ, तो उसको लगेगा मैं उसका विरोध कर रही हूँ। मैं जो कहती थी मैं उसको सुनिश्चित करती थी कि ये बात सही है, तो मैं कहती थी या तो मुझे गलत साबित करो या नहीं तो मैं जो कहती हूँ वो होने दो। अब आप उसको जिस रूप में ले लो। देश में एक नया विमर्श है और वो ये है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो ये मानती हूँ कि आतंकवाद जो है वो अधर्म है और पाप है। इसलिए मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कोई और दूसरे धर्म का आतंकवादी होगा। जो आतंकवादी होगा वो आतंकवादी होगा, और उसकी एक ही सज़ा होती है कि उसने जिस प्रकार की क्रूरता अपनाई है, कानून अपना पूरा काम उस क्रूरता के बारे में करे। इसलिए हिंदू धर्म के साथ में आतंकवाद का शब्द जोड़ना तो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि हिंदुओं ने तो सर्वे भवन्तु सुखिना, जो हमारा पाठ होता है संस्कृत में सवेरे आमतौर पर जो किया जाता है, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सब सुखी रहें, सब संपन्न रहें, सब आनंद के साथ में रहें, और हम सबकी मंगल कामना करते हैं। ऐसा चित्त रखने वाला व्यक्ति तो हिंसा कर ही नहीं सकता, इसलिए हिंदू आतंकवादी हो नहीं सकता। हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग ही गलत है। लेकिन दीदी, आप कह रही हैं ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता, बहुत सारे साधु संत, वो ये कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है। अब मुझे नहीं पता वो कौन, कलर भी कह देते हैं हरा कलर है। नहीं, जो कह रहे हैं मुझे उनका स्तर पता नहीं है। अगर ये बात मोदी जी कहेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगी, अमित शाह जी कहेंगे तो दे दूंगी, जगत प्रकाश नड्डा जी कहेंगे तो मैं जवाब दे दूंगी। जिनकी अथॉरिटी है बोलने की इस विषय पर, उस अथॉरिटी के साथ जो बोलेंगे उनका मैं जवाब दे सकती हूँ। बिना अथॉरिटी के अचानक जो कुछ बोल देंगे स्पॉन्टेनियस, उनका तो जवाब देने की मैं योग्यता नहीं रखती, मैं जवाब देना नहीं चाहूँगी, वो योग्य नहीं है कि मैं उनका जवाब दूँ। दीदी, साध्वी प्रज्ञा दोषमुक्त हो चुकी हैं, लेकिन वो कहती हैं कि उनको जो जख्म, क्या होता है, क्या साध्वी प्रज्ञा जो है वो दोषमुक्त हो चुकी हैं, लेकिन उनको जो जख्म दिए गए उनका ये कहना है कि वो जीवन भर रहेंगे। उन्होंने काफी प्रताड़ना सही। आप भी नासिक जेल में साध्वी प्रज्ञा से मिलने गई, क्या महसूस किया था आपने तब? प्रज्ञा एक स्टूडेंट लीडर थी विद्यार्थी परिषद की, भोपाल की, और 99 जब मैंने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने मेरे चुनाव में एक जिम्मेवारी ली थी, वो काम किया था विद्यार्थी परिषद के लोगों ने। तो मैं प्रज्ञा को जानती थी, एक मुस्कुराती हुई लड़की, शांत सी लड़की। मैंने सुना कि वो मालेगांव ब्लास्ट में पकड़ी गई, तो मुझे यकीन ही न होवे कि ऐसा प्यारा सा मुस्कुराती हुई शांत सी लड़की हिंसक कैसे हो सकती है। अचानक मुझे खबर लगी कि उसको बहुत फिजिकल टॉर्चर हुआ है, तो मैंने एक महिला होने के नाते उससे मिलने का अधिकार मांगा और वो अधिकार मुझे मिल गया। जेल वालों को ध्यान नहीं रहा कि अधिकार मैं मांग रही हूँ, मतलब उनको लगा कि सामान्य जो एप्लीकेशन होती है ना, ये वो है, उनको ये ध्यान नहीं रहा कि ये मैं हूँ जिसकी एप्लीकेशन लग रही है। जब मैं नासिक पहुँच गई और नासिक की गलियों में भीड़ लग गई ये देखने के लिए कि मैं उसको मिलने आई हूँ, तब अचानक प्रशासन ने रोका कि आप नहीं मिल सकती। तो मैं तुरंत कोर्ट में चली गई, उसी समय कोर्ट के अंदर चली गई, कोर्ट परिसर सामने आ गया और मैंने वहाँ अपना अधिकार मांगा कि मेरे पास लिखित में अनुमति है, मुझे जाना है। और कमाल ये हो गया कि पूरे वकील भर गए साहब, कोर्ट का परिसर काला हो गया, वकीलों के काले कोट से सब मेरे साथ खड़े हो गए कि नहीं, इनको अगर लिखित में मिला हुआ है, अनुमति मिली है तो ये जाएंगी। तो मुझे अंत में जज साहब ने अधिकार दिया और मैं प्रज्ञा को मिलने पहुंची। जब मैं प्रज्ञा को मिलने पहुंची तो जो मैंने सुना था ना वो मैंने उससे पूछा, और आप यकीन करिए वो उसने मुझे नहीं बताया था। मुझे उन पुलिस इंस्पेक्टरों में से एक इंस्पेक्टर ने बताया था जो वहाँ मौजूद था जब उसका टॉर्चर होता था, और उस इंस्पेक्टर ने भी मुझे नहीं बताया था, मेरे एक परिचित पुलिस इंस्पेक्टर को बताया था। उसने जब मुझे उसकी कहानी सुनाई तो मैं इतनी हैरान थी उससे मिलने के लिए कि अगर मुझसे नहीं मिलूंगी तो मैं भारी पाप और भारी अधर्म करूंगी। मतलब दुनिया को स्त्री शरीर में जितने कष्ट पहुंचाए जा सकते हैं उसको वो सारे कष्ट दिए गए थे जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। इतना ज़्यादा उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, उसका पूरा शरीर लगभग टूट चुका था। और जब मैं उसको मिली हूँ तो मैं उसको ये सोच के मिलने गई कि वो बहुत मुझे देख के दुखी हो जाएगी, उल्टा हो गया। क्या वो कहानी वो माला लेके खड़ी थी, वो हाथ में मिठाई का पैकेट लेके खड़ी थी। कैदी को थोड़े से पैसे मिलते हैं, आप लोगों को पता होगा, तो उसके आधार पर उसने वो खरीदा था, एक शॉल खरीदा था मेरे लिए।
हम नहीं ले जा सके क्योंकि हमें लगा कोई जेल मैनुअल को मैं वायलेशन ना कर दूं, तो मैं अलर्ट थी तो मैं कुछ नहीं ले गई। और मैंने उसको देखा, बाप रे, मैं तो इस बारे में बोल ही नहीं सकती हूँ। मैं जो रोई हूँ उस समय पे उसको देख करके, क्योंकि जो टॉर्चर मैंने सुना था और जो सूरज मेरे क्या सामने सुना था खड़ा आपने दीदी, आप बता पाएंगे क्या कहानी थी वो? मैं बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं चाहती ही नहीं हूँ कि प्रज्ञा ही कहे या प्रज्ञा भूल जाए अब उन बातों को। उसको जिस तरह के टॉर्चर, जैसे अब मैं एक छोटी सी एक उदाहरण दे सकती हूँ कि कुर्सी पे बैठ जाओ और कुर्सी खींच दी, उसको पता ही नहीं कुर्सी खींच गई है, वो धड़ाम से नीचे गिर रही है। एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी लग रही है कि इसके गाल पर 100 थप्पड़ मारो, और उसको 100 थप्पड़ मारे जा रहे हैं। मतलब इंस्पेक्टर थक जाता था, फिर वो कहता था साहब 50 थप्पड़ के बाद ब्रेक दे दीजिए, फिर दूसरे गाल पर थप्पड़ मारो, उसके गाल हमेशा के लिए काले हो गए यहाँ पर। जब उसको पानी मांगती थी तो उसको किसी महिला के द्वारा क्या पिलाया जाता था, आप प्रज्ञा से पूछिए ना, मेरे से मुझे क्यों खुलवाते हैं आप। और उसके गले की माला छटकने के लिए जिस तरह से उसकी गर्दन खींची जाती थी, मैं मत पूछिए आप साहब। उसको जब वो समय आता था जिसको अब हम खुलेआम बिना संकोच बोल लेते हैं, क्या बोलते हैं, पीरियड का जो समय होता है, वो जब उसको आता था तो, क्योंकि अब तो वो सब्जेक्ट ऐसा नहीं रह गया कि बोल ना सके, क्योंकि बात खुल गई कि कामाख्या माई का जो पीरियड का समय आता है तो पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है उसको सेलिब्रेशन का टाइम मानती है, और प्रसाद स्वरूप वहाँ का वस्त्र प्राप्त करते हैं जो लोग वो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। तो क्योंकि जगत जननी का स्थान है वो, और इसलिए उसको कुछ नहीं दिया जाता था, उसकी पूरी टांगें रक्त से सराबोर हो जाती थी। ऐसी कितने टॉर्चर हुए हैं जो बोल नहीं सकती ना। अच्छा नहीं लग रहा है, आप क्यों बुलवा रहे हैं मुझसे ये सब, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, प्लीज़ आप इस बात को मत बुलवाइए। लेकिन मुझे अजीब ये लगा कि रो मैं रही थी और वो मुझे चुप करा रही थी। देखिए अभी मैं बात करूंगी ना, मैं रोने लग जाऊंगी, आपका सब सारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। मुझे नहीं अच्छा लगा उसके साथ जो हुआ, और अंत में वो निर्दोष साबित हुई। इतना टॉर्चर किसी का करना, और एक ऐसी बात पर टॉर्चर करना जिसका सबूत ही नहीं है कोई, सिर्फ एक ही बात मन में थी कि किसी तरह से एक भगवा आतंकवाद का शब्द का गठन किया जाए, फिर उसको इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएं, उस एविडेंसेस के लिए घटना घटाई जाए, उस घटना में कुछ ऐसे इनोसेंट लोग फंसाए जाएं जिनका कोई लेना देना नहीं है, और उनको इतना टॉर्चर किया जाए जिसमें कर्नल प्रसाद पुरोहित था, जिसमें प्रज्ञा थी और जिसमें दूसरे लोग थे। इसलिए मैं प्रज्ञा के लिए, जब भोपाल के लोगों ने, आपको बताती हूँ, छोटी छोटी दीदियाँ बैठी हैं, जब वोट दिए लोगों ने, तो मैंने कहा कि तुम एक वोट देख के इस पे एहसान नहीं कर रहे हो, इसके ऊपर वोट दे करके, बल्कि तुम्हारा वोट धन्य हो जाएगा जब इसको वोट मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए कुर्बानी देने को तैयार थी। और क्यों? क्योंकि उसको क्या कहा जा रहा था, मैं बेटियां बेटियां, उसको क्या कहा जा रहा था, तुम इतने नाम ले दो, बस वो नाम ले देती तो छूट जाती। उसमें कुछ अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के 2-3 बड़े नाम थे, कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम थे, कि तुम इतने नाम ले दो कि ये नेता साजिश कर रहे हैं क्या सेफरन टेररिज्म की, भगवा आतंकवाद की एक आयोजना कर रहे हैं, बस इतने नाम तुम ले दो तुम बच जाओगी। वो नाम लेने को तैयार नहीं थे, इसलिए टॉर्चर कर रहे थे। इसलिए मैं तो उस लड़की के सारे हिंदू समाज के लोगों को कहूंगी कि पांव धो दो कि पियो, वो मरने को तैयार हो गई, लेकिन नाम, झूठे नाम लेने के लिए तैयार। सब जानना चाहेंगे कौन टॉर्चर कर रहा था, किसके इशारे पर टॉर्चर? मैं इशारा क्या जानूं, मुझे नहीं मालूम। सरकार दोनों जगह पर कांग्रेस की थी, टॉर्चर कर रहे थे, पुलिस अधिकारी थे। आप क्यों चाहते हैं कि मैं किसी का नाम लूं? ठीक है, मैं आऊंगा उस पर। साजिश हो। हाँ जी। आपने कहा कि जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ा है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? अभी मैंने नहीं कहा ऐसा। नहीं, लेकिन आपने कहा था, आपने पहले कहा। हाँ, मैंने वहाँ भोपाल में कहा था, और मैं ऐसा मानती हूँ कि देखिए, जब भी आप कोई केस खत्म करते हैं तो ये बहुत गलत तरीका है कि आप ये नहीं पता लगाते, क्योंकि केस तो हुआ है, घटना तो हुई है ना, ब्लास्ट तो हुआ है ना, लोग मरे हैं उस ब्लास्ट में, लोग मरे हैं, ये सच्चाई है। तो जो लोग बरी हो गए वो तो इनोसेंट थे, तो वो कौन है जिनने ये घटना की? जो हु किल्ड जेसिका, आप लोगों ने अगर मूवी देखी हो तो यही तो बात थी कि ठीक है, जो कह रहे हैं अदालत, नो वन किल्ड जेसिका, यस। तो फिर वो कौन थे जिनने जेसिका को मारा? तो यही बात है ना कि ठीक है, प्रज्ञा ने नहीं किया तो किसने किया? तो जिसने किया उनको पकड़ना पड़ेगा, और सब देशद्रोह के अंतर्गत जाएंगे, तो 302 में भी जाएंगे और देशद्रोह भी लगेगा उनके ऊपर। आप देखिएगा, जिनने भी किया ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि प्रज्ञा जैसे लोगों के द्वारा, एक महिला है, कोमल महिला है, उसको टॉर्चर कराया जाए और वो नाम लिए जाएं जो पूरे देश को अपनी हथेली पर उठाए। उमा जी, भगवा आतंकवाद के शब्द को दिग्विजय सिंह से जोड़ दिया जाता है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मैंने भगवा आतंकवाद शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं किया। अब वो पलटी मार गए हैं तो वो समझ रहे हैं कि देश कोमा में चला गया है या मीडिया कोमा में चला गया है। तो कोमा वाले को याद नहीं रहता ना, जैसे कहते बुआ जी याद है हम आपके भतीजे हैं, तो ऐसा हो जाता ना जब कोमा में होता है कोई। दीदी आपने